डेफोडिल कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं सतवीर सिंह सिसोदिया करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो ये संस्था कल हंदवाड़ा केस के अंतर्गत शहीद हुए हमारे 5 सैन्य कर्मियों की शहादत पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है और इसके साथ हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उन लोगों के परिवारजनों को इस दुख को सहने के लिए भगवान असीम शक्ति दे। आज अगर हम लॉकडाउन 3 के फेज की शुरुआत की अगर चर्चा करें तो ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के जो जिले हैं उनमें विशेष रियायतें दी गई है, लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं पर अब भी रोक रहेगी। तो उस दृष्टिकोण से हमारे पास यही ऑप्शन बचता है कि हम जो ऑनलाइन क्लासेज चलती है उनके साथ साथ अपने स्वाध्याय को लगातार नियमित बनाए रखें और जब 17 मई के बाद में सरकार के द्वारा जो नवीन घोषणाएं की जाएगी तब तक के लिए इंतजार करें। तो मैं भी आप सब लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि आप लोग अपने अध्ययन को पूर्ववर्त जो लॉकडाउन के पिछले 40 दिनों के अंदर आपने कंटिन्यू रखा है उसी तरीके से लगातार इसे नियमित रखते जाएं और जैसे ही सरकार एडवाइजरी जारी करेगी 17 मई के पश्चात तो उसके बाद में क्या सिचुएशन बनती है, शैक्षणिक संस्थाओं को किस प्रकार की छूट मिलती है, ऑफलाइन क्लासों के लिए कितनी लिबर्टी दी जाती है, उसी के अनुसार हम काम करेंगे। तो आज की इस दैनिक समसामयिकी 4 मई 2020 के अंतर्गत हम राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो मुख्य घटनाएं हैं जो गत दिवस में टेक प्लेस हुई थी या पिछले दिन घटित हुई थी उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस समसामयिकी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है वो विशेष प्रकार की 3-4 योजनाएं हैं। एक योजना का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है, जबकि 3 जो योजनाएं हैं वो भारत सरकार से संबंधित है जिसका संबंध पूरे देश से है और इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल सूचकांक है जिसके बारे में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही 1-2 और राष्ट्रीय स्तर की सूचनाएं हैं जिनकी भी हम समीक्षा करेंगे। तो समसामयिकी के इस एपिसोड में पहला जो बिंदु है वो है स्वामित्व योजना। ये स्वामित्व योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगर हम इस योजना की पृष्ठभूमि में जाएं और इससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो स्वामित्व योजना का प्रारंभ 24 अप्रैल 2020 को हुआ था। अब 24 अप्रैल 2020 से ही स्पष्ट हो गया कि 24 अप्रैल को जो दिवस मनाया जाता है वो पंचायती राज दिवस होता है। अखिल भारतीय स्तर पर इसे हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। इस दिन इसको भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा विषय के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। अब अगर इसके उद्देश्य या इसके प्रारूप की हम चर्चा करें, इसका उद्देश्य जो है वो गांव के जो लोग हैं या ग्रामीण वासी हैं उन लोगों की संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित है। उन लोगों के पास उनकी आबादी भूमि से संबंधित जो संपत्ति है उसका स्वामित्व पूर्ण रूप से उनको मिले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विवादित तथ्य है। अभी भी शहरों की बात अलग होती है, लेकिन गांव के अंदर सिचुएशन ये है कि कृषि भूमि में बहुत सारे लोग बस जाने के बावजूद भी उसका वर्गीकरण आबादी भूमि में नहीं किया जाता है। तो इस योजना के माध्यम से निकट भविष्य के अंदर गांव के जो सारे लोग जो आबादी भूमि के रूप में अपने आवासीय भूखंड का यूज कर रहे हैं और जो आज के दिन कृषि भूमि के रूप में रजिस्टर्ड पड़ी है उनसे उस भूमि का उन्हें स्वामित्व देने से संबंधित है। तो इसके उद्देश्य के अंतर्गत हम ये नोट करने वाले हैं कि इसका उद्देश्य है ग्रामीण वासियों को या ग्रामीण लोगों को आवासीय भू संपत्ति का स्वामित्व देना। अब योजना से स्पष्ट है कि ये विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से ही है, लेकिन जब ये योजना अपने कार्य रूप में निरूपित होगी उस दौरान वर्तमान जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अब ये लगता है कि इसकी चुनौती क्या रहने वाली है। ये योजना हम अपने स्तर पर लेके सोचे तो इसके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आएगी वो उत्तराधिकार विवाद जो है वो उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि ग्रामीण जो भूमि है उनका रजिस्ट्रेशन आज से लगभग आजादी के वक्त जो इसके होल्डर्स थे उनके नाम ये संपत्ति रजिस्टर्ड है और उनके बाद में 2-3 पीढ़ियां गुजर जाने के बाद जो उत्तराधिकार का विवाद आएगा वो सबसे बड़ा विवाद है या सबसे बड़ी चुनौती है, उत्तराधिकार विवाद। और ये जरूरी नहीं है कि केवल राजस्थान में ही होगा, इसका संबंध है वो पूरे भारत से है। तो पहले आज का प्रथम बिंदु जो स्वामित्व योजना था प्रारंभ 24 अप्रैल 2020।
अब प्रश्न ये भी उठ सकता है कि इसका प्रारंभ किस तरीके से किया गया, क्योंकि अच्छी तरीके से हम सब लोगों को पता है कि 24 अप्रैल है वो लॉकडाउन का दिवस था, लॉकडाउन चल रहा था। तो ये जो योजना प्रारंभ की गई वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन पंचायत राज दिवस के दिन की थी। उद्देश्य ग्रामीण लोगों को आवासीय भू संपत्ति का स्वामित्व देना है, और इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती उभर कर आएगी वो आएगी उत्तराधिकार विवाद। यद्यपि ये योजना आज के दिन पूर्ण रूप से हम ये कह सकते हैं कि कार्यान्वित नहीं हुई है या ये अपना ओरिजिनल रूप नहीं स्वीकार कर चुकी है, लेकिन ये प्रस्तावित कार्यक्रम है जो हाल ही के अंदर लॉकडाउन से निवृत्ति मिलने के बाद में शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद में अगर हम आज के दूसरे बिंदु की चर्चा करें तो दूसरी योजना जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड कार्यक्रम है। मैं पिछले वीडियो में भी इस योजना के बारे में चर्चा कर चुका हूं, वन नेशन वन राशन कार्ड। अगर हम इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करें वन नेशन वन राशन कार्ड, तो इसका प्रारंभ जो है वो जून 2019 में हुआ था। अब 1 साल पुरानी योजना है, प्रारंभ जून 2019 में हुआ था, लेकिन आज के दृष्टिकोण से ये योजना इस वजह से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है क्योंकि इसमें 5 राज्यों का विस्तार किया गया है, जिसमें 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड में राज्य विस्तार करंट के लिहाज से ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, राज्य विस्तार, अर्थात कौन कौन से राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। तो अगर नवीन शामिल राज्यों की बात करें, नवीन शामिल राज्य तो इसके अंतर्गत कुल 5, जिसमें 4 प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और 4 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। और अब इसका स्वरूप जो है वो बढ़ के 17 राज्यों तक विस्तृत हो गया है। 17 राज्य इसमें कुल शामिल किए जा चुके हैं। इसी के साथ आज का जो तीसरा बिंदु है उसकी अगर हम चर्चा करें तो तीसरा बिंदु भी एक योजना से संबंधित है और उस योजना का नाम है ई नाम। यद्यपि इसका स्वरूप जो है वो रोमन लिपि के अंदर है, जिसे ई नाम इस रूप में लिखा जाता है, और इसका पूर्ण नाम है ई से इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये भी किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य से शुरू किया गया कार्यक्रम है, जिसका अब हाल ही के अंदर मतलब कल के दिन इसका विस्तार किया गया है। और इसमें नवीन जो है वो 7 राज्यों की 200 मंडियों को शामिल किया गया है। और ये जो 7 राज्य हैं इनमें विशेषकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल का नाम है, केरल और इसके साथ साथ उड़ीसा की 11 मंडियों को भी शामिल किया गया है। सबसे ज्यादा अगर मंडियों की बात करें तो इसमें राजस्थान की 93 मंडियों को शामिल किया गया है। तो कुल मिला के अब नवीन शामिल मंडियों की संख्या 200 और इसके अतिरिक्त इसका जो स्वरूप है वो 1000 मंडियों तक विस्तृत हो चुका है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक 1000 मंडियों को शामिल किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये किसानों को बहुत ज्यादा उनके उत्पादों को विक्रय करने के लिए छूट दी गई है। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर कोई एक स्थानीय यहाँ का वासी किसान है तो इस पोर्टल पर जाके वो अपने उत्पाद को किसी दूसरे राज्य की किसी भी मंडी के अंदर विक्रय कर सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय पोर्टल स्थापित किया जा चुका है, जिससे स्थानीय मंडी में अगर उसके उत्पाद का मूल्य कम मिलता हो तो उससे बचने के लिए वो किसी दूसरे राज्य में अपने उत्पाद का विक्रय कर सकता है। तो ये तीसरा जो आज का मुख्य बिंदु है वो ई नाम है। और चौथा, ये जो तीनों कार्यक्रम है या तीनों योजनाएं हैं इनका संबंध राष्ट्रीय स्तर से है, या तीनों की तीनों योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर संचालित की जाती है। अगर हम आज की चौथी महत्वपूर्ण योजना की बात करें तो उसका संबंध एक राज्य विशेष से है और वो है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना।
महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, और ये योजना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, अर्थात इसका संबंध नेशनल न होके स्टेट लेवल पर है या किसी राज्य विशेष से संबंधित है। अब महाराष्ट्र राज्य से इसका संबंध है क्योंकि वर्तमान परिस्थिति के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोविड-19 के पॉजिटिव केसों की हम बात करें तो वो महाराष्ट्र राज्य में मिले हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने स्थापना दिवस, अर्थात महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो 1 मई, और 1 मई को इसका स्थापना दिवस है, उसी दिन से उसने इस योजना को प्रारंभ किया है। और अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में यह है उसका 60वां स्थापना दिवस था, 60वां स्थापना दिवस। तो उद्धव ठाकरे सरकार ने अपने नागरिकों को या राज्य के स्थानीय निवासियों को सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेनिफिट देते हुए और ये कार्यक्रम शुरू किया है। अगर इस कार्यक्रम या इस योजना की हम विशेषताओं की बात करें तो ये पूरे भारतीय स्तर पर पहली ऐसी योजना है कि जिस राज्य की योजना के अंतर्गत पूरे नागरिकों को शामिल किया गया है, अर्थात महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना है जिसमें सारे महाराष्ट्र के चाहे वो किसी भी वर्ग के वासी हों उन सभी को इसमें शामिल किया गया, उन सभी को इस योजना से बेनिफिट मिलेगा। तो ये अखिल राज्य स्तर पर इस योजना को प्रारंभ किया गया है। जो इस क्षेत्र में ये शुरुआत करने वाला राज्य भी पहला महाराष्ट्र है और योजना का संबंध भी महाराष्ट्र से। तो आज की समसामयिकी के अंदर विशेष रूप से जो योजनाएं हैं वो 4 है, जिसमें 3 राष्ट्रीय स्तर की हैं और 1 है वो स्टेट लेवल से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अगर हम अगले बिंदु के बारे में चर्चा करें तो अगला बिंदु है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है वो किसी भी राष्ट्र में प्रेस को कितनी लिबर्टी मिली हुई है या प्रेस मीडिया को कितनी छूट मिली हुई है, मीडिया का प्रारूप कैसा है, उसका संरचनात्मक ढांचा कैसा है, वहां पत्रकारों से संबंधित है, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो उनके जीवन के कल्याण से रिलेटेड है। तो इन सारे मापदंडों के आधार पर सूचकांक जारी करता है। अगर हम विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के दृष्टिकोण से बात करें तो पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा और इसके लिए हमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2020 की जो कार्य पद्धति है उसको समझना होगा। तो इससे रिलेटेड 2-3 बिंदु बनते हैं। इसका सूचकांक क्या है, टॉप लेवल पर कौन सा कंट्री है, टोटल कुल कितने कंट्री इस सूचकांक में शामिल किए गए हैं, भारत का इसमें कौन सा स्थान है इस दृष्टिकोण से। तो ये दिवस मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, और ये दिवस मनाया जाता है 3 मई को। अब हम पिछले दिन की बात करें, अगर 3 मई 2020 को ये दिवस मनाया गया और उसी दौरान ये सूचकांक जारी किया गया। अगर सूचकांक में शामिल राष्ट्रों की बात करें तो कुल 180 देश शामिल थे इसमें। इस सूचकांक में 180 देश या ये सूचकांक 180 देशों के लिए जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान है वो नॉर्वे का रहा, यूरोपियन कंट्री है नॉर्वे, जिसने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया। अगर हम अंतिम स्थान की बात करें तो अंतिम स्थान या 180वां स्थान जो है वो उत्तरी कोरिया को प्राप्त हुआ, जहां किम जोंग उन, जो हाल ही के अंदर बहुत बड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं कि वो अस्वस्थ हो गए थे, लेकिन अभी हालिया रिपोर्ट ये कहती है कि वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए और उन्होंने कार्य संभाल लिया है। तो वो तानाशाह शासन के द्वारा शासित प्रदेश या शासित राष्ट्र उत्तर कोरिया है जिसको प्रेस में अंतिम स्थान मिला है। तो इस सूचकांक के आधार पर स्पष्ट है कि सबसे ज्यादा प्रेस को लिबर्टी या सबसे ज्यादा स्वतंत्रता नॉर्वे के अंतर्गत मिलती है और सबसे ज्यादा बैन है वो उत्तर कोरिया में रहता है। अगर हम भारत के दृष्टिकोण से बात करें, यद्यपि भारत का संविधान अनुच्छेद 19 के तहत हमें व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के लिहाज से बात करें तो सिचुएशन ज्यादा अपने हम ये कह सकते हैं कि फेवर में नहीं है या पक्ष में नहीं है, क्योंकि भारत की जो रैंक है या भारत का स्थान है वो 142वां है, बहुत नीचे है ये स्थान, 142वां स्थान है और टोटल राष्ट्र जो है वो 180 है।
तो केवल और केवल 38 देश ऐसे हैं जहां प्रेस की हालत भारत से बुरी है, जबकि 141 कंट्री ऐसे हैं जहां प्रेस की हालत है वो भारत से बहुत ठीक है। अगर हमें 2019 और 2020 में तुलना करें तो 2019 में भारत की जो रैंक थी वो 140वीं थी, अर्थात अभी ये जो हमारा ग्राफ है वो नीचे की तरफ गया है, या कहने का मतलब इसमें 2 स्थानों की गिरावट हुई है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट इश्यू ये भी है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम या विषय वस्तु थीम, तो इसकी जो थीम है वो ये है, जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर, अर्थात हम इसे जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर की थीम पर यह दिवस मनाया गया। और इसकी रैंकिंग है जो आपके सामने नोटेड है। प्रथम स्थान नॉर्वे को मिला है, अंतिम स्थान उत्तर कोरिया को मिला है, भारत की रैंक इसमें 142वीं है, और टोटल शामिल देशों की अगर हम बात करें तो 180 है। इसके जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उन 5 देशों का संबंध यूरोप महाद्वीप से रहा है। तो यह स्पष्ट है कि यूरोप महाद्वीप के अंदर प्रेस पर जो बैन है वो सबसे कम है। यद्यपि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर या फिर एशिया महाद्वीप में कई राष्ट्रों में तानाशाही है, तो उनकी जो रैंकिंग है वो इस लिहाज से निम्न ही है, जिसमें भारत की रैंक भी कोई ज्यादा ठीक नहीं मानी जा सकती। यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन यहाँ संरचनात्मक ढांचा ठीक नहीं है। ज्यादातर जो मीडिया घराना है वो राजनीतिक न्यूज को ज्यादा प्रसारित करता है, जिस वजह से भी इसको वैलिड इंफॉर्मेशन न मानने की वजह से रैंकिंग के अंदर गिरावट दर्ज की। अब अगर इससे संबंधित एक इशू और ये कि ये संस्था कौन सी संस्था इसको जारी करती है, तो जो संस्था है जिसका नाम है विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था है, इसको जारी करती है। और प्रतिवर्ष ये जो सूचकांक है वो 3 मई को ही जारी किया जाता है। इसके साथ करंट जीके में अगले बिंदु पर अगर हम चर्चा करें तो उसका संबंध खेल से है, और खेल के साथ साथ वो कोविड-19 महामारी से भी जुड़ा हुआ है। पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि आईसीसी की चाहे वो T20 रैंक की बात करें या टेस्ट रैंकिंग की बात करें, उसमें पहला स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। अभी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट परिषद ने एक ऑर्डर जारी किया है, या हम ये कह सकते हैं कि सुझाव जारी किया है कि बॉल को पसीने व थूक से चिकना करने पर प्रतिबंध। इंपॉर्टेंट इश्यूज हो सकता है कोविड-19 महामारी को देखते हुए बॉल को पसीने में थूक से चिकना करने पर प्रतिबंध लगाने वाला राष्ट्र, तो ये जो पहला देश है वो ऑस्ट्रेलिया बना है। हाल ही के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी क्रिकेट परिषद के अंदर ये घोषणा की है कि जब क्रिकेट का गेम खेला जाता है तो उस दौरान बॉलर है बॉल को चमकाने के लिए या चिकना करने के लिए उस पर थूक या पसीने का इस्तेमाल करता है, जिसे अब पूर्णतया प्रतिबंधित रखा गया है। और इसके पीछे जो कारण है वो यही है कोविड-19 महामारी, क्योंकि स्पष्ट है कि जिस तरीके से कोविड-19 का संक्रमण होता है वो श्वास के साथ साथ हमारे मानव शरीर के लिक्विड से भी हो सकता है। तो अगर किसी भी बॉलर ने इस विधि से बॉल को अपने उपयोग अनुकूल बनाया है, तो जब आगामी बॉलर के हाथ में या किसी फील्डर के हाथ में वो बॉल जाएगी, तो अगर वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या उसमें संक्रमण के ऐसे कोई अंश है तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एक देश से दूसरे देश की तरफ ट्रांसफर होने, क्योंकि मैच जो है वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मैच 2 देशों के बीच खेला जाता है, तो उस दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट परिषद ने इस पर बैन लगा दिया है कि बॉल को इस विधि से बॉलर है वो अपने लिए अनुकूल नहीं बना सकता या अपने उपयुक्त नहीं बना सकता है। इसके साथ साथ अगर हम समसामयिकी के अंतिम बिंदु पर चर्चा करें तो उसका संबंध राष्ट्रीय है, वो अंतरराष्ट्रीय न्यूज नहीं है। और
उसमें कोविड-19 की प्लाज्मा थेरेपी का विस्तार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये जो वैश्विक महामारी, कोरोना वैश्विक महामारी है, उसका इलाज करने के लिए एक विधि का इजाद किया गया है, प्लाज्मा थेरेपी। इस प्लाज्मा थेरेपी का विस्तार कई अस्पतालों तक कर दिया गया है, जिसमें राजस्थान के जयपुर का सवाई मानसिंह अस्पताल भी शामिल है। अभी प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है? प्लाज्मा थेरेपी इस विधि के अंतर कोरोना स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड से प्लाज्मा निकाला जाता है। अगर ऐसा कोई केस जो कोरोना पॉजिटिव था और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गया, तो उसके ब्लड से प्लाज्मा निकाल के और वो प्लाज्मा कोई अगर कोरोना पॉजिटिव है उसको ट्रांसफर किया जाता है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है, जिससे इस व्यक्ति के स्वस्थ होने की संभावना ज्यादा है। अगर हम प्लाज्मा थेरेपी से संबंधित शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले इसका जो प्रारंभ है ये भारत में KGMU नामक अस्पताल के अंदर शुरू किया गया। KGMU का मतलब है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में स्थापित है। तो सबसे पहले इसका जो प्लाज्मा थेरेपी है वो KGMU के अंदर प्रारंभ की गई थी। अब इसका जो विस्तार है वो राष्ट्रीय स्तर के कई सारे जो अन्य अस्पताल है वहां कर दिया गया है। तो ये भी आज की अंतिम नेशनल न्यूज है। समसामयिकी के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। अपना व अपनों का ख्याल रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। धन्यवाद।